वेलकम टू माय चैनल। और ये क्लास थर्ड की एनसीईआरटी है। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर 7 से स्टार्ट है, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या है, बंदरबाट। अब इसमें क्या है, पहले पूरा डिटेल दे दी गई है, जैसे कि क्या है स्थान, खुली जगह पर या कोई कमरा हो वहाँ पर, उसमें पात्र क्या रहेंगे, मतलब एक बंदर और 2 बिल्लियाँ, 7 काठ, भैंस का एक लड़का, बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ, 7-8 साल बरस मतलब का लड़का और बंदर बन सकता है, और 5-6 साल की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती हैं। बंदर के लिए पोशाक दी गई है इसमें, बिल्लियों के लिए है ना, बंदर के लिए पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा, जो कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा, जिसमें आँख और मुंह की जगह में छेद हो, ठीक है। अब ऐसा ये मतलब करके फिर पहला दृश्य, कोई कमरे के बीच में एक मेज, जिस पर मेज पोज पड़ा हो जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है, और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली: बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली: नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली: अच्छी अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली: अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली: मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली: खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली: उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली: मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली कहती है, हाँ मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली: रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए तो। काली बिल्ली: तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली: ठहर, कहाँ भागी जाती है, रोटी लेकर। रोटी मेरी। काली बिल्ली: रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली: मैं ना दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली: अच्छा, क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी 2 आँखें नहीं हैं? डरती थी उस तक जाने में, जो जा डरपोक कहीं की, जा भाग, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली: रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली: देख, राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली: देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली: पहले दौड़ दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर। रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली: मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली: मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। अब क्या होता है, बंदर की एंट्री होती है। बंदर: क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी, मैं किसका, इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। अब मतलब दूसरा सीन स्टार्ट होता है, दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। बंदर मेज पर बैठा, रोटी का टुकड़ा सामने रखा, दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से: बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली: श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से: बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली: श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से: एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से? सफ़ेद बिल्ली: दोनों आँखों से। दोनों आँखों से। बंदर काली बिल्ली से: एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली: 2 टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर: तुम दोनों का था गवाह भी। दोनों बिल्लियाँ: कहीं न कहीं कोई न कोई, कहीं न कोई, कोई न कहीं। बंदर: बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास
धर्म काटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता, दूसरा ऊपर। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता, अब हल्का पलड़ा ऊपर से, दूसरा नीचे। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता और ऐसे ही करता रहता। इन दोनों की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाता है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई ही बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखने लगी। सफेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाओ और तराजू। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि पर खोटी, पर पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। और ये स्टोरी है हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 8। कब आऊँ। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। और ये स्टोरी है R.S. त्रिपाठी की। ये भी है 9 चैप्टर। क्यों जी मला और कैसे कैस लिया। इनसे मिलिए, ये हैं क्यों जी मल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त, कैसे कैस लिया। ये भी कोई कम नहीं, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों क्यों क्यों, गेहूँ पिसवाना है इसलिए। बाजार कैसे कैसे कैसे, साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों, अरे आटा जो चाहिए पिसवाना। कैसे कैसे कैसे, चक्की में। भाई आटा क्यों 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 क्यों, भैया रोटी नहीं बनाएंगे। अब वो कहते हैं रोटी कैसे कैसे कैसे, अरे आटे को सनाएंगे।
बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। अ, हाँ कहाँ थे? आग पर फुलाएंगे, सानेंगे, क्यों क्यों क्यों, सुनो सने। आटे से थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। सानेंगे कैसे कैसे कैसे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सनाना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे। समझे? अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे 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 गुरुजी? तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की बंद ही हो जाएगी। बंद हो जाएगी, क्यों 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 बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके फुर हो चुके हैं। और ये स्टोरी थी सुबीर शुक्ला की। ठीक है। इसी चैप्टर में नीचे एक और स्टोरी, शायद पोयम है, पोयम दे रखी है। हाँ। सर्दी आई, सर्दी आई, सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़ो तो भी सर्दी, छाँव में दो बैठे तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी? अंडे के जम जाए जर्दी, सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। और ये है सफदर हाशमी की। ठीक है। ये चैप्टर नंबर 10, मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। गांधी आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव कैवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गैवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ के जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गैवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि वह यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात भी थी। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया? लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम होगी रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती
रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। ये चैप्टर नंबर 11। जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने भी मेरे हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द में कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वे अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डॉक्टर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। और ये स्टोरी है शंकर की। ठीक है। ये चैप्टर नंबर 11, सॉरी 12, मिर्च का मज़ा। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा, क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा। यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर अ, कुंजड़िन से बोला, बेचारा ज्यों तो कुछ समझा कर। लाल लाल पतली छीमी जो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। हाँ, ये तो सब खाते हैं, कुंजड़ झट से बोली और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबली फली का सौदा सस्ता पाके लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाकर। मगर मिर्च से तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। मुंह सारा जल उठा और आंखों से जल भर आया।
पर काबुल का दर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। आँख पोंछते, दाँत पीसते, रोते और रिसियाते वह खाता ही रहा, मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा है तफाई। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। ये है रामधारी सिंह दिनकर की। ओके, ये 13 चैप्टर और लास्ट चैप्टर। सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट दिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है, मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरा भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। तो पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे और दूसरे भाई ने केले के पेड़ के पास, ठीक है। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कै, कैसी प्यास लगी है। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके से छोटा सा छेद किया। नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाव। तीसरा भाई उसी छाव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केले खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर
शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ, मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा में तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने में काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बना ली और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ अच्छा है? तो ये है जे जे भारत दास, ठीक है। तो पहला पहला वाला भाई क्या करता है, आम के पेड़ के नीचे घर बनाता है। दूसरा भाई केले के पेड़ के नीचे। और तीसरा भाई नारियल के पेड़ के तले। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है और याद रखना ये। ठीक है, अब दोनों की समरी हो गई है। मैंने पूरी समरी क्या, मैंने चैप्टर ही रीड कर दिए हैं। और प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। पूरी रात जग के मैंने सारी वीडियोस बनाई है, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। ओके, थैंक यू।